हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वाई क्वेस्ट एकेडमी। वाई क्वेस्ट एकेडमी में हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर लास्ट रिसेंट डेवलपमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स को कवर कर रहे थे। आज ये उसका पार्ट 2 है। हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को इसी वीडियो में फिनिश करें। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस से। One long-term development of this period was the rise of other backward classes as a political force। एक तो सबसे जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इस टाइम के दौरान जो हुआ था वो ये था कि जो ओबीसीज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो एक एज अ पॉलिटिकल फोर्स के रूप में जो ना वो उभरना शुरू होता है। अब हमने देखा कि कैसे जो है ओबीसी की टर्म के अंदर एक ओबीसी की एक टर्म थी जिसको रेफर किया गया था टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस में बोला गया कि ये जो है ओबीसी जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। एंड दीज आर कम्युनिटीज अदर देन एससीज एंड एसटीज, और ये वो कम्युनिटीज थी जो एससी और एसटीज के जैसी थी, हु सफर फॉर एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस। जो कि ओबीसीज जो थे ना वो सफर कर रहे थे एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस से। ठीक है। एंड ये ओबीसीज जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से भी जानी जाती है। ये इसकी फुल फॉर्म है। दीज आर also referred to a backward caste. We have already noted in chapter 6 that the support of the Congress among many section of the backward castes had declined। और कैसे हमने देखा था कि जब कांग्रेस की जो दोबारा से जब कांग्रेस रिबिल्ड होनी शुरू हुई थी तो कैसे जो है कांग्रेस ने अपना बैकवर्ड कास्टिस से जो है उसका जो सेक्शन से जो कांग्रेस सपोर्ट मिल रहा था वो जैसे जैसे डिक्लाइन शुरू होता है और अपोजिशन को जो है बैकवर्ड क्लास का सपोर्ट मिलने लग जाता है, खासकर जो है नॉर्थ में हरियाणा की साइड। एंड दिस क्रिएटेड अ स्पेस फॉर नॉन कांग्रेस पार्टीज दैट ड्रू मोर सपोर्ट फ्रॉम दिस कम्युनिटीज। और जब कांग्रेस को जो है बैकवर्ड क्लासेस से जो है बैकवर्ड क्लासेस से सपोर्ट मिलना शुरू कम होता है तो वो सपोर्ट जाता है जो नॉन कांग्रेस पार्टीज होती है उन लोगों के पास। नॉन कांग्रेस पार्टीज के पास जो है वो सपोर्ट जाता है। एंड you would recall that the rise of these parties first found political expression at the national level in the form of जनता पार्टी। और जो पहली पार्टी जो जिसको जो है बैकवर्ड कास्ट का सपोर्ट मिलता है कांग्रेस के अलावा और अदर बैकवर्ड कास्ट का जो सपोर्ट मिलता है वो थी जनता पार्टी, जो नेशनल लेवल पे सामने आती है 1977 में। Many of the constituent of the Janata Party, like Bharatiya Kranti Dal and the Samyukta Social Party, had a powerful ruler base among some section of the OBC। और जो constituents है जनता पार्टी के ऐसे बहुत सारे लीडर्स है ऐसे जो है जो एक तो भारतीय क्रांति दल से या कोई सुमुक्ता सोशल पार्टी का हो, वहां पर इनका जो बैकवर्ड है, इनका जो बैकग्राउंड है ना, वहां पर इन लोगों के पास एक पावरफुल सेक्शन था, पावरफुल रूरल सेक्शन था ओबीसीज का। तो यहाँ से जो है ना जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना उनको जो है पॉलिटिकल फोर्स मिलना शुरू होता है, उनको पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज करना शुरू किया जाता है। तो एक तो इनको जो है रिजर्वेशंस दिलाने के लिए मंडल इम्प्लीमेंटेड आता है। इनको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए जो है सबसे पहले जो सब चीज आती है वो मंडल इम्प्लीमेंटेड आता है। 1980s में जनता दल brought together a similar combination of political group with the support strong support among the basis ओबीसीज। 1980s में क्या होता है कि जनता दल ऐसे ग्रुप को, ऐसे लोगों को साथ में लेके आती है जो जिनके पास जो है एक पॉलिटिकल ग्रुप होता है और वो पीछे से जो है ना वो स्ट्रांगली उन लोगों को ओबीसीज का सपोर्ट होता है। ठीक है, वो एक अच्छे पॉलिटिकल ग्रुप से भी और उन्हें पीछे से बैकवर्ड क्लासेस का सपोर्ट भी मिला। द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस। और ये डिसीजन होता है कि जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करेगी। रिकमेंडेशन के लिए एक मंडल कमीशन बनाया जाता है। फर्दर हेल्प इन शेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस की जो पॉलिटिक्स है उसको शेप करने के लिए एक मंडल कमीशन को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है ये रही। देखो, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। रिकमेंडेशन के लिए एक मंडल कमीशन को जो है उसको बनाया जाता है कि वो रिकमेंडेशन देगा कि कैसे आगे चलकर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनका जो पॉलिटिक्स का जो कैसे वो जो है उन्हें पॉलिटिक्स में शेप करा जा सकता है। द इंटेंस इन नेशनल डिबेट्स फॉर एंड अगेंस्ट द रिजर्वेशन इन जॉब मेड पीपल फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटीज मोर अवेयर ऑफ दिस आइडेंटिटी। और जब ये मंडल कमीशन आता है ना तो इस बात पे इतनी ज्यादा डिबेट होती है और इसके अगेंस्ट ज्यादा डिबेट होती है कि जो है गवर्नमेंट जॉब में जो इसको रिजर्वेशन मिल रहा था, इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट चल रही होती है। तो यहाँ से क्या होता है, जो ओबीसी कम्युनिटीज के लोग होते हैं ना उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ओबीसी कम्युनिटीज बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ दिस आइडेंटिटी। उन्हें अपनी कि उनकी जो ये ओबीसी आइडेंटिटी थी ना उनके बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस आनी शुरू हुई। दस इट हेल्प दोज हु वांटेड टू मोबिलाइज दिस ग्रुप इन पॉलिटिक्स। और इससे क्या हुआ,
जो लोग चाहते थे ना कि ओबीसी ग्रुप को जो है पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जाए, ओबीसी ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल मेंबर को सपोर्ट करे, तो इससे जो है ना बहुत ज्यादा लोगों को, उन लोगों को हेल्प हुई कि उन लोगों ने ओबीसी कम्युनिटीज के लोगों को मोबिलाइज किया, उन लोगों को इकट्ठा किया जो चाहते थे कि वो किसी भी पॉलिटिक्स ग्रुप का पार्ट बने। ठीक है, इट हेल्प दोज हु वांटेड टू मोबिलाइज this group in politics, and this period saw the emergence of many parties that sought a better opportunities for OBCs in education and employment. Also raised the question of share of power enjoyed by the OBCs. और इस टाइम पे ना देखा था हमने कि जैसे बहुत सारी पार्टीज सामने आती है जिनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज होती है ओबीसीज के लिए, एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं कि कैसे जो है ये पावर शेयरिंग होएगी, एंड ओबीसी जो है इस पावर शेयरिंग को कैसे इंजॉय करेगी। तो मतलब यहाँ ओबीसीज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाने लग गया कि अब उन्हें जो है हर जगह रिजर्वेशन देना दिखाने की कोशिश की गई कि आपको एजुकेशन में मिल रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है, आपको पावर मिलेगी, आपको ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर हो रही थी। Better opportunities for OBCs in education, employment, and also raise the question of the share of power enjoyed by the OBCs. These parties claim that since the OBC constituted a large segment of the Indian society, it was only democratic that the OBC should get adequate representation in administration and have their due share of political power. जो ये parties थी ना, इनका मानना, उनका कहना ये था कि ये अपने आप को इस चीज को क्लेम इस तरह से कर रहे थे कि ओबीसी जो है ना हमारे इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है ना वो ओबीसी से में हमें मिलती है हमारी इंडियन सोसाइटी की। तो ये जब भी एक डेमोक्रेटिक होगा उन लोगों के लिए, जब भी न्याय होएगा ओबीसी वालों के लिए, जब उन्हें जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और पॉलिटिकल पावर्स के अंदर, उन्हें वही बराबर अमाउंट का जब उन्हें हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब दलीलें देकर जो है ओबीसीज को ओबीसीज के लिए मंडल कमीशंस इम्प्लीमेंट कराया गया, उससे सजेशन लिए गए। ओबीसीज की जो अदर बैकवर्ड जो क्लासेस थी, कास्ट थी, उन लोगों को अवेयर कराया गया कि उनको उनके आइडेंटिटी के बारे में अवेयर कराया गया, उनका जो पॉलिटिक इम्पोर्टेंस है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है उन्हें अवेयर कराया गया, और इस पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था, काफ़ी वॉयलेंट होता गया था। ये जो है थोड़े इमेजेस भी है इस प्रोटेस्ट के, कैसे जो है हल्ला तोड़ा हुआ था इसके ऊपर। इम्प्लीमेंटेशन तो मंडल कमीशन रिपोर्ट, कैसे जो है लोगों के अंदर गुस्सा आया, पॉलिटिकल अपहेवल्स हुआ, और कोएलिशन पार्टी भी यहाँ पर टूटी थी। अब मंडल कमीशन को देख लेते हैं। देखो, द रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी वर इन एग्जिस्टेंस इन द साउथर्न स्टेट्स इन 1960। देखो, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन साउथ के अंदर स्टार्टिंग से ही था, 1960 से तो था ही था। बट ये पॉलिसीज जो थी ना वो नॉर्थ के अंदर नहीं थी, एंड इट वाज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977 एंड 79 that the demand for reservation of backward caste in the north and the national level was strongly raised। अब साउथ के अंदर एक कास्ट को जो है, अदर कास्टेस को जो है रिजर्वेशन स्टार्टिंग से था, बट नॉर्थ के अंदर नहीं था। तो जनता पार्टी जो है रूल में आती है, 1979 का टाइम होता है जब जनता पार्टी जो है वो रूल में आती है, और अब जो डिमांड थी ना ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, वो बहुत तेजी से, बहुत स्ट्रांगली जो है नेशनल लेवल के ऊपर उठाई जाने लग गई। ठीक है, एंड कर्पूरी ठाकुर, देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वाज अ पायनियर इन दिस डायरेक्शन। और जो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा लीड कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो थे कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के सीएम थे। ठीक है, हिज गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन बिहार। और उनकी गवर्नमेंट ने जो है एक नई पॉलिसी भी लाई थी कि वो बिहार के अंदर ओबीसी को जो रिजर्वेशन आएगा, उनकी जो है इनकी गवर्नमेंट एक पॉलिसी भी लेके आई थी फॉलोइंग दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है कमीशन बिठाया 1978 के अंदर, उससे रिकमेंडेशन ली कैसे जो है बैकवर्ड क्लासेस की जो कंडीशन है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दिस वाज द सेकंड टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ कमीशन। और ये इंडिपेंडेंस के बाद, हमारी आजादी के बाद दूसरी बार होता है जब गवर्नमेंट जो एक कमीशन बिठाती है, एंड देयरफॉर दिस कमीशन वाज ऑफिशियली नोन एज द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। और इसी वजह से जो मंडल कमीशन है ना उसको सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से भी जानते हैं। पॉपुलरली द कमीशन इज नोन एज मंडल कमीशन। और ज्यादातर जो बहुत फेमस पॉपुलरली इसको जानते हैं वो मंडल कमीशन है, क्योंकि जो इसके चेयरपर्सन थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल होता, तो मंडल के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है मंडल कमीशन के नाम से। बट इसको, इसका दूसरा नाम सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी है। And the Mandal Commission was set to investigate the extent of educational and social backwardness among various sections of Indian society and recommended way of identify these backward castes.
क्लासेस। देखो जो मंडल कमीशन है ना वो इसलिए सेटअप किया गया था कि जो हम इन लोग इन्वेस्टिगेट कर सके कि किस हद तक जो है सोसाइटी में जो अदर बैकवर्ड क्लास है वो किस हद तक जो है वो बैकवर्डनेस में है, उनका एजुकेशनल स्टेटस और जो सोशल बैकवर्डनेस है वो कितना ज्यादा है और कितने सेक्शंस में है इंडियन सोसाइटी के अंदर, और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये सब चीजों के लिए जो है मंडल कमीशन को सेटअप किया गया कि वो इन सब चीजों पर जो है अपना investigate करें। It was also accepted to give this recommendation on the way in which this backwardness could be end। अब उनसे पूछा गया कि पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो वो है बैकवर्ड क्लास जो है उसके उसको उसमें जो है ना इतना बैकवर्डनेस क्यों है, वो एजुकेशनल लेवल पर सोशल बैकवर्डनेस जो है उसके अंदर इतना ज्यादा क्यों है, कैसे है ये पता लगे, और इस चीज को कैसे खत्म करा जा सकता है ना, आप हमें वो भी बताइए। तो ये इस रिकमेंडेशंस के लिए जो है मंडल कमीशन को हायर किया गया। ये यहाँ पर लेकर यहाँ तक यही सब था। द कमीशन गेव इट्स रिकमेंडेशन इन 1980 बाय देन, और जो कमीशन है ना इसने अपनी रिकमेंडेशन 1980 में दे दी, और उसके बाद जो जनता पार्टी की थी गवर्नमेंट थी ना जब तक गिर चुकी थी। द कमीशन एडवाइज दैट बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मींस द बैकवर्ड कास्ट। कमीशन ने बोला जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको पता होना चाहिए कि बैकवर्ड कास्ट क्या होती है, वो क्या है, क्योंकि since many caste other than scheduled caste were also treated low in the caste hierarchy, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और भी कास्ट है जो शेड्यूल कास्ट की तरह जो है हमारी कास्ट हierarchy में बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे आते हैं, निचले दर पे आती है। एंड द कमीशन डिड द सर्वे एंड फाउंड, कमीशन ने जो है ना अपना सर्वे किया, commission did अपना survey and found at that these backward caste had a very low presence in both educational institution and employment in public service। और उन्होंने जब ये अपना जो है सर्वे किया तो उनसे इन्होंने ये पता लगाया कि जो बैकवर्ड कास्ट है ना उसका एक बहुत कम लेवल, बहुत ज्यादा जो प्रेजेंस नहीं है, ना तो वो एजुकेशनल लेवल में ज्यादा प्रेजेंट है, ना ही वो किसी पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर वो लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है। एंड देयरफॉर इसी वजह से जो है ना एक रिकमेंडेड किया गया कि जो 25% जो सीट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है इनके नाम की रिजर्व कर दी जाए। द मंडल कमीशन ऑल्सो मेड मैनी अदर रिकमेंडेशन लाइक लैंड रिफॉर्म, और वैसे इसके साथ साथ जो 27% रिजर्वेशन के साथ साथ जो है मंडल कमीशन ने बताया कि कैसे लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत है, कैसे जो ओबीसी कंडीशंस को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो है बीपी मंडल के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि कैसे जो है ये एमपी थे बिहार के, उसके बाद जो है ये इन्होंने जो है चेयरपर्सन बनते ही ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशंस के और रिजर्वेशन का ये रिकमेंड करते हैं। एक सोशलिस्ट लीडर थे बिहार से, फिर जो है बिहार के सीएम बनते हैं। तो ये सब जो है बीपी मंडल के बारे में बताया गया है। अगस्त के अंदर 1990 the national front government decided to implement one of the recommendation of Mandal Commission pertaining to reservation of OBC in jobs in central government and undertaking। 1990 की अगस्त में जो है जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट होती है, एनएफजी होता है, वो डिसाइड करता है कि एक रिकमेंडेशन को मान लिया जाएगा, वो था रिजर्वेशन का, कि अब ओबीसी को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स के अंदर जो 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। डिसीजन जब ये डिसीजन लिया जाता है ना तो लोगों में बहुत गुस्सा आता है, वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं बहुत सारी सिटीज में इंडिया के अंदर, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर। एंड द डिसीजन वाज आल्सो चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट एंड कम टू नोन एज इंदिरा स्वाने केस। जो ये डिसीजन लिया गया था ओबीसी को रिजर्वेशन देने का, इसको जो है चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसके लिए इसके अगेंस्ट पिटीशन डाली गई, और इसके इसको जाना जाता है इंदिरा सहानी केसेस के नाम से। एंड द नेम ऑफ द पिटीशन, क्योंकि आफ्टर ये जो था ये इंदिरा सहाना ने ये वही पिटीशन थे जिन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी। एंड इन नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट गिव अ रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। 1992 में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देती है गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहोल्ड करती है। एंड उसको जो है माना जाता है देयर वर सम डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट द मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन, बट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस था कि इस इम्प्लीमेंटेशन को कैसा लाया जाए। बट नाउ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी हैज सपोर्टेड ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री। बट अब जो है ना ये ओबीसी का जो रिजर्वेशन का मैटर था वो अब हमारे देश के अंदर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। एंड अब इसके बाद देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल फॉल आउट होता है, कैसे जो है पॉलिटिक्स में एकदम चेंज होने शुरू हो जाता है। 1980 वाज सो द राइज ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दलित। 1980s में हमने देखा था कि जो है हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो दलित्स थे, दलित का जो है थोड़ा बढ़ जाता है उनका
इंटरफेरेंस बढ़ जाता है। इन 1978 द बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन 1978 के अंदर जो BAMCEFA बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन है वो बनता है, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रेड यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, 1978 के अंदर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन को फॉर्म किया जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई ऐसा छोटा मोटा ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इट टूक अ स्ट्रांग पोजीशन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पावर्स टू द बहुजन। ये जो है इस फेडरेशन ने जो बहुजन थे उनके लिए एक स्ट्रांग पोजीशन था पॉलिटिकल पार्टी में, उसको फेवर किया, जैसे कि जो एससीज है, एसटीज है, ओबीसीज है, माइनॉरिटीज है, इनका जो है पॉलिटिकल पावर के अंदर जो है इनका इनकी पोजीशंस को एक इनकी पोजीशंस को सपोर्ट किया। इट वाज आउट ऑफ दिस दैट द सब्सिक्वेंट ऑफ दलित शोषित समाज संग्रह समिति एंड लेटर द बहुजन समाज समृद्धि पार्टी, और इसी वजह से जो माइनॉरिटीज और दलित के जो लोग थे वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे, और एक दो बड़ी जो है पार्टी सामने आती है, एक दलित शोषित समाज संग्रह समिति सामने आती है, और उसके साथ साथ जो है लेटर जो है इसको बहुजन समाज पार्टी के नाम से जाने लग गया, बीएसपी। बीएसपी जो है वो आती है, और जो इनके जो लीडर होते हैं वो बीएसपी के लीडर होते हैं कांशी राम। कांची राम एक स्मॉल पार्टी सपोर्टेड द बीएसपी बिगेन एज अ स्मॉल पार्टी। पहले बीएसपी छोटी पार्टी थी जिसको सपोर्ट करते थे। पंजाब के अंदर जो दलित की पॉपुलेशन थी ना वो सारी की सारी बीएसपी को सपोर्ट करते थे, खासकर पंजाब, हरियाणा, यूपी में। तो 1989 एंड 1991 इलेक्शन इट अचीव अ ब्रेक थ्रू इन यूपी। इतना दलित का सपोर्ट होने की वजह से, बैकवर्ड क्लासेस का सपोर्ट होने की वजह से जो है 1989 के इलेक्शन और 1991 के इलेक्शन में जो है ये पार्टी जो है यूपी में जीतती है, और एक इसको ब्रेक थ्रू मिल जाता है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंस इंडिया दैट अ पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड मेनली बाय दलित वोटर्स हैड अचीव दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सक्सेस। ये क्यों होता है, इसको ब्रेक थ्रू इसलिए मिलता है क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा पहली बार होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट पूरा दलित समाज कर रहा है वो इस दल पर, इस बड़े लेवल पर जो उसको वोटिंग मिलती है, और वो यूपी में इतने अच्छे मेजोरिटी से वो जीतती है। इनफैक्ट the BSP under Kanshi Ram leadership was envisaged as an organization based on pragmatic politics। बल्कि जो बीएसपी थे कांशी राम की लीडरशिप के अंदर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे थी, एज अ pragmatic politics के नाम पॉलिटिक्स में जो था उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था। I derived confidence from the fact that the बहुजन SC, ST, OBC and religious minority constitute the majority of the population। और यहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि जो बहुजन है, बहुजन ने जो एक फैक्ट प्रूव किया था, जो एससी एसटीज ओबीसीज और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनका जो है एक उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलेशन है ना वो मेजोरिटी में है, एंड बड़ा फॉर्मिडल पॉलिटिकल फोर्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर नंबर। और उनके पास एक पॉलिटिकल फोर्स को स्ट्रेंथ इतना उनका इन लोगों के पास जो है पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि एक पॉलिटिकल फोर्स को स्ट्रेंथ मिल सकती है इन नंबरों से। सिंस देन बीएसपी हैज emerged a major political प्लेयर इन द स्टेट। इसी वजह से जो क्या होता है, जो बीएसपी है वो एक पॉलिटिकल प्लेयर के रूप के सामने आती है यूपी के अंदर, स्टेट के अंदर, एंड हैड बीन अ गवर्नमेंट मोर देन वन ओकेजन। और एक कम से कम दो बार जो है ये पावर में आती है। इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम दलित, जो क्योंकि बीएसपी को पूरा का पूरा सपोर्ट जो है दलित वोटरों से मिल रहा था। बट इट हैज एक्सपेंडेड, बट बाद में जो है धीरे धीरे जो है इन्होंने अपना जो है वोटिंग ग्रुप जो है वो दलित से बढ़ा के अदर सोशल ग्रुप्स में भी बढ़ाया, और काफी पार्ट्स के इंडिया के अंदर दलित पॉलिटिक्स एंड ओबीसी पॉलिटिक्स है वो डेवलप्ड होनी शुरू हो जाती है। इंडिपेंडेंटली तौर पे जो है दलित पॉलिटिक्स, दलित लीडर, ओबीसी लीडर जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लग जाती है, और इन लोगों में फिर आपस में ही कंपटीशन होना शुरू हो जाते हैं। कंशीराम जी ये है जो बीएसपी के लीडर थे। ठीक है, एंड ये बीएसपी के लीडर थे। लेफ्ट, इन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब छोड़ी थी, और ये फाउंडर थे उसके, ये फाउंडर थे इसके बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन के, डीएस4 के, और फाइनली बीएसपी निकालते हैं 1984 में इसका बीएसपी को फॉर्म करते हैं, और दलित समाज से जो है बहुत अच्छा जो है इनको सपोर्ट वगैरह मिलता है। ये है इनके बारे में। अब कैसे जो है इंडिया के अंदर कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी को साथ में लेके चलना पड़ा, कैसे चला ये सब चीजें देखो। The other long-term development during this period was the visible rise of politics based on religious identity, leading to a debate about secularism and democracy। जैसे ये टाइम चल रहा था 1980s का, जो टाइम ये चल रहा था, यहाँ पर एक सबसे जो
चेंज हमें नज़र आता है कि ये है कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी लोगों की, पॉलिटिक्स जो थी ना यहाँ पर अब शुरू हो चुकी थी वो लोगों के रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर, ठीक है। और इससे जो है ना देश की सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। वी नोटेड इन चैप्टर 6 दैट इन द आफ्टरनेट ऑफ द इमरजेंसी द भारतीय जनसंघ एंड हैड मर्ज विद जनता पार्टी। और इमरजेंसी के बाद जैसे कि भारतीय जनसंघ जो है वो जनता पार्टी के साथ मिल जाती है, बीजेपी बनती है। आफ्टर द फॉल ऑन ऑफ द जनता पार्टी एंड इट्स ब्रेकअप द सपोर्टर ऑफ अर्सवाइल जनसंघ फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी। और जब ये इन लोगों को बीजेपी का भारतीय जनसंघ का और जनता पार्टी का जब ब्रेकअप हो जाता है, इनका जो है कोalition टूट जाता है, तो जनसंघ जो है भारत जनसंघ जो है भारतीय जन को सपोर्ट करता है और एक भारतीय जनता पार्टी बनती है, बीजेपी बनती है 1980s के अंदर। इनिशियली बीजेपी अडॉप्टेड अ बॉर्डर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दैट ऑफ द जनसंघ। बीजेपी embraced Gandhian secular socialism along with the cultural nationalism as its ideology। अब बीजेपी ने जो था ना वो अपनी जो गांधीयन सोशलिज्म था उसको तो अपना बट साथ में जो ना वो अपनी कल्चरल आइडियोलॉजी को लेके चल रही थी। जो उनकी कल्चरल आइडियोलॉजी थी, कल्चरल का जो नेशनलिज्म था वो एक उनकी आइडियोलॉजी बन के चली गई थी। बट इट डिड नॉट, बट ये जो है काफी इसको ये सब गांधी से, सोशलिज्म से और कल्चरल नेशनलिज्म से जो है ना वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। 1984 तक जो है ना वो सक्सेस नहीं मिल पाई। आफ्टर 1986 द पार्टी बिगेन एम्फाइज नेशनलिज्म एज अ कोर ऑफ आइडियोलॉजी। तो 1986 में पार्टी ने क्या करा, अपनी आइडियोलॉजी को बदला और जो सिर्फ नेशनलिज्म को अपनी आईडी रखी। अपने आइडियोलॉजी का जो उनका कोर था ना वो नेशनलिज्म रखा और इन्होंने प्रमोट करा हिंदुत्व को। ठीक है, बीजेपी आल्सो परस्यू द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। और भीड़ इकट्ठा करने के लिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है हिंदुत्व की जो है पॉलिटिक्स शुरू करी। हिंदुत्व वाज पॉपुलराइज्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर जो थे उन्होंने जो है हिंदुत्व को काफी पॉपुलर किया एज द बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड। उन्होंने हिंदुत्व को काफी पॉपुलर करा इंडियन नेशनहुड के बेसिस पर। इट बेसिकली meant दैट टू बी एन इंडियन, हिंदुत्व का मतलब था हिंदुस्तानी होना, हिंदू, टू बी एन इंडियन। ठीक है, एंड वन मस्ट एक्सेप्ट इंडियन एज देयर फादरलैंड पृथ्वी एज वेल एज देयर होली लैंड पुण्यभू। और जो इंडियन है उसको अपने इंडिया को अपने फादरलैंड के तौर पे, पृथ्वी के तौर पे और एज अ होली लैंड के तौर पर जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिलीवर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट अ स्ट्रांग नेशन कैन बी बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल यूनाइटेड नेशनल कल्चर। उन्होंने जो हिंदुत्व के जो थे बिलीवर्स थे, उन्होंने उनका मानना ये था कि जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत राष्ट्र जब बन पाएगा जब वो एक यूनाइटेड नेशन कल्चर पर बनेगा। मतलब जब वहां पर एक ही कल्चर हो सबका, पूरे देश का यूनाइटेड एक कल्चर हो। ठीक है, जो बिलीवर्स थे हिंदुत्व का, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है वो जो भी बन पाएगा जब जो है एक यूनाइटेड नेशन कल्चर फॉलो हो रहा हो। दे आल्सो बिलीव दैट द केस ऑफ इंडिया हिंदुत्व कैन बी प्रोवाइड दिस बेस। और उनका मानना ये था कि इंडिया के अंदर जो ये हिंदुत्व था ये जो है इस चीज का बेस बन सकता है। To development around 1986 become central of the politics of बीजेपी। दो डेवलपमेंट होते हैं 1986 में जो है बीजेपी गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट की जो है पूरी पॉलिटिक्स बन जाती है। एक तो पहला होता है शाहबानो केस 1985 का। इन दिस केस अ 62-year-old divorced woman has filed a case of maintenance from her former husband। शाहबानो केस के अंदर क्या होता है कि 1985 का केस है कि एक विधवा औरत, डिवोर्स्ड औरत थी, ये विधवा नहीं, सॉरी, डिवोर्स्ड औरत थी, बूढ़ी डिवोर्स्ड औरत थी जिन्होंने एक केस मेंटेनेंस का केस फाइल किया था अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ, और जो इसका रिजल्ट आया था वो शाहबानो के फेवर में आया था। और पर इसके बाद क्या हुआ था, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है। ऑन द डिमांड ऑफ सम मुस्लिम लीडर द गवर्नमेंट पास दैट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। उसके बाद जब बहुत ज्यादा लोग उस पे गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला गया, तो उसके बाद लोग मुस्लिम लीडर्स की डिमांड पे द गवर्नमेंट ने जो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 को नलिफाइड कर दिया गया, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है नलिफाइड हो जाती है। द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज अप, और ये जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था इसको जो है बहुत सारी जो है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको अपोज किया। मैनी मुस्लिम ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल, और खासकर जो मुस्लिम ग्रुप्स थे और इंटेलेक्चुअल थे उन लोगों ने जो है इसको बहुत अपोज किया।
बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस के सेक्शन को क्रिटिसाइज करने वाला काम भी था देखो। एंड गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीसमेंट ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्योंकि इसको बीजेपी ने जो है इसको हाईली क्रिटिसाइज किया कि ये जो है ना एक अननेसेसरी कंसेशन है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए उसको खुश करने की कोशिश की जा रही है, उसको अपीसमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे चीज़ बड़ी चीज़ तो ये होती है, एक शाबानो गैस, उसके बाद जो है अयोध्या इश्यू, जो है एक बहुत बड़ा सेंटर बनता है बीजेपी के लिए। देखो, द अयोध्या इश्यूज एज अ सेकंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वाज डीपली रूटेड इन सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। अयोध्या इश्यू बहुत बड़ा इश्यू था, और दूसरा ये हमारी सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट बन चुका था, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 पर्सपेक्टिव जो थे ना वो स्टेक होल्ड पर थे। It include contention regarding the birth of place of Sri Ram and one of the most holy religious sites and its legal ownership. यहाँ पर केस ये था कि जो ये वो प्लेस था, वो माना गया था वो श्री राम का बर्थ प्लेस है और एक मोस्ट होली रिलीजियस साइट है, और इसकी लीगल ओनरशिप के लिए जो है बैटल चल रही थी। The significance of Ayodhya Ram Janmabhoomi site can be judged by the fact of 500। इस पे देखो, ये अयोध्या राम जन्मभूमि का केस बहुत ज्यादा पुराना है, कम से कम 500 साल का जो है इसका इतिहास देखने को मिल जाता है। ये 1528 में शुरू हुआ था, कि इसका जो है कॉन्फ्लिक्ट जो डॉक्यूमेंटेड है, लिखा गया है, वो 1528 से है। 1528 में इज मार्क्ड बाय न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर 1528 से जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, विच जो जिसको डॉक्यूमेंट भी किया गया। लखनऊ, बाराबंकी और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट गेजेटर्स ने जो है इसको डॉक्यूमेंट किया गया। थ्री डोम मस्जिद थी, यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था, और बाबरी मस्जिद थी। वहां पर बोला जा रहा था कि ये जो साइट है, बाबरी मस्जिद की जो साइट है, यहाँ पर जो है श्री राम का बर्थ प्लेस है। 1528 में ये जो है ये बात उठ चुकी थी, बट द स्ट्रक्चर हैड विजिबली डिस्प्लेड द हिंदू सिंबल्स एंड रिलैक्स इट्स इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर पोर्शन। और जो ये स्ट्रक्चर था ना, यहाँ पर बहुत सारे जो है हिंदू सिंबल्स को डिस्प्ले वहां पर डिस्प्ले था। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर पोर्शन पर भी जो है ये चीजें साफ-साफ नज़र आ रही थी। देयरफॉर अयोध्या राम जन्मभूमि इश्यूज गॉट लाइक विद द नेशनल प्राइड एंड इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसी वजह से जो ये अयोध्या राम जन्मभूमि का जो इश्यूज था, इसको अब जो है नेशनल प्राइड से लिंक कर दिया गया, कि पुराने जो हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन था ना, उसके नेशनल प्राइड से जो है इसको लिंक करा गया। एंड ओवर द इयर्स द इश्यूज इवॉल्व्ड इनटू अ प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल। एंड फिर इतने सालों तक जो था ये इश्यूज जो है एक लीगल बैटल बन के रह गया, लीडिंग द स्ट्रक्चर बिंग। इससे क्या हुआ, एक तो पहले 1949 में जो है स्ट्रक्चर को सील्ड करा गया ड्यू टू द वन सेट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग लेकर जो है सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को सील किया गया, बाबरी मस्जिद को जो है सील कर दिया गया। एंड 1986 द सिचुएशन रिगार्डिंग द थ्री डोम स्ट्रक्चर took a significant turn where the फाजियाबाद नाउ अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल टू अनलॉक द स्ट्रक्चर। फिर 1986 में जो है सिचुएशन आती है, एक नया टर्न आता है, कि जो फाजियाबाद, जो पहले फाजियाबाद था अब अयोध्या हो गया है, इसके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे उन्होंने इसको स्ट्रक्चर को जो है अनलॉक करने की परमिशन दी, अलाउइंग पीपल टू वर्शिप देयर। लोगों को बोला कि लोगों को जो है वहां पर वर्शिप करना अलाउ किया। द डिस्प्यूट्स है, अब ये जो डिस्प्यूट्स था वो काफी डेकेड से चल रहा था। इट वाज बिलीव दैट द three dome structure was built at Shri Ram birthplace after the demolition of temple। बोला जा रहा था जो ये थ्री डोम स्ट्रक्चर है वो श्री राम के जो है बर्थ प्लेस से बना है, और यहाँ पर पहले टेम्पल था जिसको डिमोलिश कर दिया गया, जिसको तोड़ दिया गया था। However, through Shilyanas for the temple was done, फर्दर कंस्ट्रक्शन रिमेन प्रोबेटेड। बट जो है उसके बाद जो है शिलान्यास बनाया गया, एक टेम्पल, छोटा टेम्पल बनाया गया, बट जो फर्दर कंस्ट्रक्शन थी उसको उस पर रोक लगा दी। द हिंदू कम्युनिटीज फेल्ट दैट देयर कंसर्न रिलेटेड द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम वर ओवरलुक, वेयर द मुस्लिम कंट्री sought assurance of their possession of the structure। अब यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटीज को ये लग रहा था कि जो उनका कंसर्न था श्री राम की जन्मभूमि को लेकर, उसको ओवरलुक करा गया है, उस पर जो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम कम्युनिटी को एक अश्योरेंस सा मिला कि अभी शायद उनका जो है स्ट्रक्चर के ऊपर उनका पोजीशन है, उनका अधिकार है। सब्सिक्वेंटली टेंशन बढ़ी दोनों कम्युनिटीज के ऊपर ओनरशिप को लेकर, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा जो है वो हुआ, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, डिस्प्यूट्स हुआ लोगों के बीच में। फिर जो है बोथ कम्युनिटीज डिजायर्ड अ फेयर रिजोल्यूशन। फिर जो है दोनों कम्युनिटीज को जो है एक फेयर रिजोल्यूशन रिजल्ट भी चाहिए था इस इश्यूज को लेकर। तो 1992 फॉलोइंग द डेमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, some critics contend that it presented a substantial challenge to the principle of Indian democracy। 1992 में जो है स्ट्रक्चर को डोमिनेशन करने की कोशिश की गई, बट उसके बाद कुछ क्रिटिक सामने आता है और वो बोला गया कि ये जो तोड़ा जा रहा है, इससे जो है इंडिया का जो डेमोक्रेसी है उसका जो है इंडिया का डेमोक्रेसी प्रिंसिपल चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है।
तो 1992 तक जो था इसका कोई भी अब हल नहीं निकल रहा था। क्रिटिसिज़्म हो रहा था, लोगों की जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे, आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक बड़ी-सी लीगल बैटल जो था वो अभी तक चल ही रहा था, कंटिन्यू में ही था। फिर फाइनली जो है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग टू एमिसेबल एक्सेप्टेंस कैसे होता है, देखो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इन मेनी सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू टेक प्लेस। सोसाइटी में जो है ये बात तो होती है कि बहुत सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और एंड हाउएवर खासकर जो सोसाइटी मल्टी रिलीजियस हो, मल्टी कल्चरल हो, डेमोक्रेटिक हो, वहां पर जो है ये चीजें रिजोल्व करने के लिए एक प्रोसेस है। इसको जो है लीगली कोशिश की जाती है कि इन सब चीजों को जो है लीगली रिजोल्व करा जाए through a number of democratic and legal procedures, including court hiring, mediation attempts, popular movements, and finally, with the 5-0 verdicts of the Constitutional Bench of Supreme Court on November 9, 2019, the issues were resolved. अब देखो इसमें जो है ना इतना ज़्यादा ये इशू इतना बड़ा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में जो है एक लीगल प्रोसीजर चालू हुआ, कोर्ट की हायरिंग हो रखी थी, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए गए, मूवमेंट्स हुए, और फाइनली हाँ फिर 500 साल लंबी बैटल का फाइनली हल 2019 में आता है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आती है, 50 से वर्डिक्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। 2019 में आती है 9 नवंबर को, दैट जहां पर अयोध्या इशू को रिजोल्व किया जाता है। द वर्डिक्ट होस्ट टू रिकॉग्नाइज द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर वेरियस स्टेक होल्डर इन्वॉल्विंग डिस्प्यूट्स। देखो ये जो वर्डिक्ट था इसके अंदर जो डिस्प्यूट साइट है उसको जो है जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। जो थ्री डोम साइट बाबरी मस्जिद थी उसको वहां पर जो है वो साइट जो मिली वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिली। ठीक है, वहां पर जो है राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ। डायरेक्टेड द कंसर्न गवर्नमेंट टू अलॉट अप्रोप्रिएट साइट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क। और गवर्नमेंट को दूसरा ऑर्डर मिला कि अब जो गवर्नमेंट को जो है एक अप्रोप्रिएट साइट जो है मॉस्क के कंस्ट्रक्शन के लिए भी दी जाएगी, और वो साइट जो है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिलेगी। ठीक है, अब दोनों देखो अब इसको दो रिलीजियस की बात थी, दो कम्युनिटीज आपस में भिड़ रही थी, अब इसको रिजोल्व करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला कि दोनों को जो है उनकी साइट्स मिली। राम जन्मभूमि को राम जन्मभूमि की जो है ट्रस्ट को उसको दी गई, और जो मस्जिद वहां तोड़ी गई थी उसको वहां से कहीं और बनाने का जो है उसके लिए एक दूसरी लैंड देने का भी जो है एक ऑर्डर देता है सुप्रीम कोर्ट। इन दिस वे डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी बनी रही। डेमोक्रेसी गिव रूम फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन अ पॉपुलर सोसाइटी लाइक आवर्स। डेमोक्रेसी से जो है डेमोक्रेटिक तरीके से जो है इस इश्यूज को जो है सोल्व किया गया, एंड अपहोल्डिंग द इनक्लूसिव स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट भी बरकरार रही, कोई भी जो है एक्ट या लॉ जो है यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है, अच्छे से जो है ये मामला बहुत शांति से कोशिश की जाती है कि इस मामले को रिज़ॉल्व करा जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या लोगों के अंदर एजिटेशन, गुस्सा पैदा ना हो। द इश्यूज़ वर रिज़ॉल्व्ड फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेस्ड ऑन एविडेंस सच। और ये जो इश्यूज़ जो रिज़ॉल्व हुआ था, इस पे जो एविडेंस जो थे वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के थे और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से उठाए गए थे, जो खुदाई में उधर जो मिली है और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स था उस जगह से, वहाँ से ये चीज़ें उठाई गई। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज़ सेलिब्रेटेड, और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है पूरे देश में सेलिब्रेट किया गया। इट इज़ अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंसेंस बिल्डिंग ऑन अ सोसाइटी सेंसिटिव इशू। और ये था एक क्लासिक एग्जांपल था कैसे जो है सेंसस को बिल्ड किया गया इतने सेंसिटिव इश्यूज पे, मैच्योरिटी दिखाई गई डेमोक्रेटिक एथोस को लेकर, और कैसे जो है इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसको मेंटेन रखा गया। ठीक है, ये इशू थोड़ा बहुत ज्यादा सेंसिटिव था। देखो ये जो है बेंचमेंट की जो जजमेंट भी दे रखी है सुप्रीम कोर्ट की, एंड दोनों जजमेंट है यहाँ, मॉस्को वाली भी और टेम्पल वाली भी। इमरजेंस ऑफ न्यू कंसेसिज्म, जो कंसेसिस था उनका जो है कैसे जो है नए नंबर्स जो थे वो सामने आ रहे थे सीटों में, ये सब चीजें। देखो द पीरियड ऑफ 1989 इट्स सीन समटाइम्स द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस एंड द राइज ऑफ बीजेपी। 1989 से देखा कि जो है कांग्रेस जो है गिरनी शुरू हो गई, बीजेपी जो है वो राइज पे थी। अगर समझना है तो नीचे आके समझ सकते हैं, चार्ट के अंदर देख लो। 1984 1989 से लेकर बीजेपी रेड वाली है और कांग्रेस जो है वो पर्पल वाली है। देखो बीजेपी 19 84 में बीजेपी थी नहीं, बिल्कुल दो पे थी। 1989 में थोड़ा उसको राइज मिला। 1919 में 1996 में कांग्रेस जो है बीजेपी कांग्रेस से ऊपर चले गए। सेम 1919 में कंटिन्यू रहा, 1999 तक ये जो चीज कंटिन्यू रहा। 2004 में जो है कुछ जो परसेंट से है कांग्रेस को थोड़ा मिलता है, बट ये चीजें जो है 2009 में बिल्कुल इंक्रीज हो जाती है। कांग्रेस को जो है थोड़ा होता है, कांग्रेस का सेंसस ऊपर जाता है, बट 2014 और 2019 में कांग्रेस जो है बिल्कुल डिक्लाइन रहती है।
फॉर आप ये जो चीज़ है सेम चीज़ इसी चार्ट में देख रहे हैं कैसे जो है कांग्रेस का बीजेपी जो है वो रेज कर रही है 1999 से, और जो है कांग्रेस जो है लगातार गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है। ठीक है, अब लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओके। देखो, यू विल नोटिस दैट बीजेपी एंड कांग्रेस वर एंग्रेड इन अ टर्म। देखो ये तो दिख रहा था कि बीजेपी कांग्रेस जो है दोनों टफ कंपटीशन के अंदर थी। ठीक है, इन चार्ट के अंदर दिखता है कैसे जो है बीजेपी जो है धीरे 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 करके जो है वो राइज कर रही है और अपना जो है प्लेस बना रही है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, बट जो कांग्रेस है वो कैसे कैसे जो है वो गिरती जा रही है और अपनी जगह छोड़ती जा रही है। तो इस चार्ट में सिर्फ ये चीज। अब लोकसभा इलेक्शन देख लेते हैं 2004 से लेकर 2019 में। देखो 2004 का इलेक्शन होता है, कांग्रेस पार्टी जो है कोalition में आती है, एंड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए वाज डिफाइटेड। एक तो एनडीए 2004 के इलेक्शन में एनडीए को हरा दिया जाता है, एक नई कोलिशन पार्टी बनती है जिसके अंदर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं, यूपीए जो है वो पावर में आते हैं। ये कांग्रेस का जो कोलिशन था। दिस गवर्नमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। में जो सपोर्ट था वो कांग्रेस का और लेफ्ट फ्रंट पार्टीज का था। इलेक्शन ऑफ 2004 आल्सो विटनेस द पार्टी राइवल ऑफ कांग्रेस पार्टी। 2004 के इलेक्शन में देखा था कि कैसे जो है पार्शियल राइवल्स भी होते हैं कांग्रेस पार्टी के। इट कुड इंक्रीज its seats once again in after 1991 के बाद जो कांग्रेस की सीट जो बढ़ी थी वो 2004 में देखी गई थी कि हाँ भाई कांग्रेस अभी है गेम के अंदर। हाउएवर इन द 2004 इलेक्शन देयर वाज an visible difference between the votes polled by Congress and its allied and the बीजेपी and its allies। पर जो 2004 का इलेक्शन था ना, वहाँ पर जो डिफरेंस था ना कांग्रेस और एनडीए के वोट्स के अंदर, वो बहुत ज्यादा कम था। द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट completed its term despite left parties withdrawing the support in July 2008 on the issues of India and the US nuclear deal। देखो जो कांग्रेस लेड पार्टी थी, यूपीए गवर्नमेंट था, उसने अपना पहला जो टर्म था वो कंप्लीट करा। अ, बेशक उस टर्म के बीच में 2008 के अंदर जो था यूपीए ने जो है नेशनल लेफ्ट पार्टीज ने जो है अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। लेफ्ट पार्टीज ने जो ना अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था कांग्रेस से 2008 के अंदर। फिर भी कांग्रेस ने जो है अपना ये टर्म पूरा किया था, ये विड्रॉ सपोर्ट किया था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के ऊपर। फिर 15th लोकसभा इलेक्शन होता है 2009 का। रिजल्ट विट इज द राइज नंबर ऑफ सीट, यहाँ पर सीट बढ़ती है 145 से जो 2004 में थी, अब 2009 में 206 हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एंड कांग्रेस और फिर ये कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और जो कांग्रेस जो है वो लीड करता है यूपीए गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। एंड सेकंड टर्म जो है वो होल्ड करती है, कोलिशन गवर्नमेंट होता है यूपीए के साथ ही करती है। फिर से यूपीए का कोलिशन हो जाता है, बट डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर जो है भारतीय 2009 में जो है नहीं 13 के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जो है गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना देती है। उसके बाद जो है इनको जो है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लेकर आया जाता है 2019 में। ठीक है, बीजेपी अंडर द लोकसभा ऑफ नरेंद्र मोदी घोटक, यहाँ पर जो है अब मोदी की अंडरशिप में जो है इसको क्लियर मेजोरिटी मिलती है 6 लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो 2014 में होता है। बीजेपी जो है 282 सीट्स जो है वो जीतती है। एंड फर्स्ट पार्टी टू गेन सिंगल पार्टी, और पूरे 30 साल के अंदर ऐसी पहली पार्टी बनती है जिसको जो है सिंगल पार्टी मेजोरिटी मिलती है। एंड डिस्पाइट सिंगल पार्टी मेजोरिटी ऑफ इट्स बीजेपी चूज टू, बट चाहे इसके पास सिंगल पार्टी मेजोरिटी थी पर बीजेपी ने फिर भी चूज किया कि वो कोलिएट करेगी, और इन्होंने जो है एनडीए गवर्नमेंट के साथ जो है गठबंधन करा। And year 2014 was probable watershed amount of Indian politics। और 2014 के बाद जो इंडियन पॉलिटिक्स तो बिल्कुल बदल गई है। नरेंद्र मोदी जो एनडीए गवर्नमेंट से करेक्ट थे, उन्होंने रैपिड डिसीजन लिए सोशल सेक्टर के अंदर, फॉरेन पॉलिसीज के अंदर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जो है बहुत ज्यादा काम किया। बीजेपी अगेन एमर्ज, फिर 2019 इलेक्शन में बीजेपी फिर से जीतती है, 303 सीट्स मिलती है उन्हें खुद की 2019 के लोकसभा के अंदर। फिर भी इसको जब भी बीजेपी के पास फिर भी जो है फुल मेजोरिटी होती है, बट वो दोबारा से कोalition करती है। एंड एक जो इंडियन पॉलिटिकल जो पार्टी सिस्टम था ना वो ड्रामेटिकली चेंज होता है। ठीक है, 70s के बाद जो है 2014 और 2019 में जो सिस्टम है बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। ग्रोइंग सेंसेस देखते हैं हम। देखो, however, on crucial issues, a board agreement has emerged among parties in the midst of sir competition and many conflicts. A census appears have to emerge
अमंग मोस्ट पार्टीज। देखो 4 एलिमेंट थे सेंसस के जो हमें देखने को मिला। फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, पहला जो था ना वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पे जो एग्रीमेंट थे वो सब चीजें हैं। व्हाइल मेनी ग्रुप्स आर अपोज टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जहाँ बहुत सारी जो पार्टीज है ग्रुप्स है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपोज कर रही थी। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट, बट वहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी थी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को सपोर्ट कर रही थी। Most parties believe that these policies would be lead the country to prosperity and status of economy in the पावर इन द वर्ल्ड। पार्टीज का मानना ये था कि जो ये नई पॉलिसीज है यहाँ से जो है हमारी कंट्री के अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी, एक इकोनॉमिक पावर जो थी, हमारा स्टेटस था जो इकोनॉमिक पावर का वो देश में दुनिया के आगे सामने बढ़ेगा। सेकंड जो था वो ये था कि जो पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम था बैकवर्ड कास्ट का उसको एक्सेप्ट किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोशल एंड पॉलिटिकल क्लेम ऑफ बैकवर्ड कास्ट नीड टू बी एक्सेप्टेड। पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात मान ली थी, जो सोशल और पॉलिटिकल क्लेम था बैकवर्ड कास्ट का उसको एक्सेप्ट करने की बारी अब आ चुकी है। एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टीज नाउ सपोर्ट रिजर्वेशन। इसी वजह से जो है ना सभी पॉलिटिकल पार्टी बैकवर्ड क्लास का ओबीसी का जो वो है रिजर्वेशन उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में सपोर्ट करती है। जो थर्ड था देखो ये एक मैप है, इस मैप में हम देखेंगे एक मिनट, लेट मी जस्ट, हाँ, जो पर्पल एरिया है इस मैप के अंदर और वो एनडीए है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, और जो येलो एरिया है वो यूपी है, गवर्नमेंट लेड एरिया है। बाकी रेड और अदर जो लेफ्ट पार्टीज और अदर्स है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर पर्पल येलो की जो कितना माइनॉरिटी में है साउथ के अंदर, हालांकि येलो की थोड़ी डोमिनेंस दिख जाती है, बट नॉर्थ के अंदर जो है ना वो एनडीए गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके साथ साथ जो है अदर्स पार्टीज जो थी वो रीजनल एरियाज में, जैसे यूपी जैसे एरियाज और जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज में जो है रीजनल पार्टीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो केरल वगैरह में भी जो था इनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। एंड जो थर्ड था वो था द एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। जो स्टेट लेवल पार्टीज था जो उनका गवर्नमेंट में जो रोल था उसको एक्सेप्ट किया गया। द डिसेक्शन स्टेट का और नेशनल लेवल पार्टी के बीच में जो डिफरेंस था उसको खत्म करा गया। इज बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट, वो खत्म होता जा रहा था। ठीक है, स्टेट लेवल जो है पार्टीज थी उनकी जो पावर शेयरिंग थी वो जो पावर शेयरिंग था नेशनल लेवल पर वो एक सेंट्रल लो प्ले कर रहा था कंट्री की पॉलिटिक्स के अंदर पिछले 20 सालों से। और जो चौथा था वो प्रेगमेटिक कंसिडरेशन था कि अब जो है कंसिडरेशंस पर जो है एम्फसाइज करने की कोशिश की जाए रेदर देन आइडियोलॉजी पोजीशंस और पॉलिटिकल अलायंस विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट। कोलिएशन पॉलिटिक्स जो है वो शिफ्ट हो रही थी और फोकस किया जा रहा था पॉलिटिकल पार्टीज जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी और जो उनका पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो था जिनका डिफरेंस था उन लोगों पर। जैसे कि मोस्ट पार्टीज ऑफ द एनडीए डिड नॉट एग्री, क्योंकि आप देखोगे कि एनडीए के अंदर ऐसी बहुत सारी पार्टीज जो है वो मौजूद है जो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करती, येट वो लोग साथ में आते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और जो है पूरे अब तक जो है वो लोग पावर में है। ऑल दीज आर मोमेंटस चेंजेस, ऐसे बहुत ये जो बड़े बड़े वो चेंजेस थे जो हमारी जो पॉलिटिक्स को जो शेप कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। वी स्टार्टेड दिस स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया विद द डिस्कशन, हमने इस बुक की शुरुआत की थी कैसे जो है कांग्रेस एज अ डोमिनेंट पार्टी एमर्ज होती है, कैसे सिचुएशंस आती है, फिर उसको कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इम्प्लिसिट एग्रीमेंट अमंग द मैनी पॉलिटिकल एक्टर्स। बहुत सारे जो है एग्रीमेंट्स होते हैं और पॉलिटिकल एक्टर्स के बीच में। डज इवन अ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स विद इन द स्फीयर ऑफ कंसेंसस, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट्स करती है, पॉपुलर मूवमेंट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, न्यू फॉर्म्स हुए, विजन्स और पाथवेज डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे इश्यूज पे बात हुई है, पॉवर्टी, डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेज, लाइवलीहुड, सोशल सिक्योरिटी जैसे बड़े बड़े जो है इश्यूज जो पॉलिटिकल एजेंडा बनते हैं, पीपल मूवमेंट्स होते हैं। स्टेट को रिमाइंड किया जाता है कि जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, और ऐसे जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं जस्टिस और डेमोक्रेसी के बीच होते हैं, कैसे जो है जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर बीइंग बोस्ड बाय द पीपल इन द टर्म ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, कैसे जो है लोग जस्टिस और डेमोक्रेसी का यूज कर रहे हैं, अपनी आवाजें उठा रहे हैं क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन के लिए। और वी कैन नॉट, हम जो है अपनी डेमोक्रेसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम वी ऑल नो दैट एज दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज हियर टू स्टे इन इंडिया एंड इट विल अपहोल्ड थ्रू अ कंटिन्यूअस चर्निंग ऑफ सम ऑफ द फैक्टर मेंशन इन दिस चैप्टर। कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो हमारे देश के लिए ही बनी है, चाहे इसमें लगातार बहुत सारे इश्यूज हमने फेस करे, कैसे जो है कॉन्टिन्यूस चर्निंग हो रही थी, बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स जो है हमने इस चैप्टर में कवर किया है। ठीक है, इसी के साथ जो है ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में हम देखेंगे कि कैसे जो है बीजेपी जो है इस वक्त 56% पे है, अदर 26% पे है, और जो आईएनसीए है वो हमारे कुल 10% है।
ठीक है, और बाकी जो अदर्स है वो सभी है पाई चार्ट के अंदर। अदर पार्टीज का है कि बीजेपी जो है वो 303 सीट पे थी, आईएनसी 52 पे थी, और डीएमके 24, शिवसेना 18, और जेडीयू 16, बीजेडी 12, बीएसपी 10, और अदर पार्टीज को मिला के जो है वो कुछ 108 की जो सीट थी। ये जो है सीट्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के अंदर। और इसी के साथ फाइनली जो है ये लास्ट चैप्टर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का खत्म होता है। ये बुक यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट आप बताइए कौन सी बुक को जो है हम कंटिन्यू शुरुआत करें, किस बुक को हम जो उठाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बुक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।